तो हमारे पास जो है इटर्नल्स के फाइनल ट्रेलर को जो है बेसिकली रिलीज कर दिया गया है और मैं ये तो जरूर कहूंगा कि पिछले ट्रेलर के मुकाबले इस ट्रेलर के अंदर काफी ज्यादा डिटेल्स हमारे पास मौजूद थी और हमें एक अच्छा ओवरव्यू भी मिला है कि ये स्टोरी किस तरफ जाने वाली है, इसका क्या डायरेक्शन होने वाला है। इसके साथ साथ हमने इस ट्रेलर के अंदर डिविएंट्स का भी अपना फर्स्ट लुक देखा। हमें वो वजह भी बताई गई कि किस वजह से आखिरकार इटर्नल्स ने जो है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर एवेंजर्स की मदद क्यों नहीं करी या उससे पहले किसी भी खतरनाक हमले के अंदर वो सामने क्यों नहीं आए। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब हमें आज के अपने इस फाइनल ट्रेलर के अंदर मिल गए हैं और इसके अलावा हमें इस मूवी के जरिए बताया जा रहा है कि इस मूवी की जो है पूरी की पूरी टोन किस तरह की होने वाली है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ इटर्नल्स के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन और इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा है और मैं इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हुआ हूँ। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे ट्रेलर जो बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो सलमा हाइक की एजेक और रिचर्ड मेडन की एकारिस के साथ होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एज अ लीडर, जैसे कि मैं बताया गया कि एजेक इस टीम की लीडर है, तो यहाँ पे एजेक बता रही होती है एकारिस को कि किस तरह से अब हमारे सामने एक नया खतरा आ चुका है और सबके खतरे की जो शुरुआत है उसके अंदर थैनोस का जिक्र वो किया गया है और बताया जा रहा है कि जब 5 साल पहले थैनोस ने सारी की सारी पॉपुलेशन को इरेज करा था तो एकदम दुनिया से हाफ पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, लेकिन अचानक फिर कुछ लोगों ने जो है आधे उन लोगों को वापसी लाने की कोशिश करी और एक और चुटकी बजा के वो सारे के सारे लोग वापसी ले आए। लेकिन इस जो दूसरी स्नैप थी इसकी वजह से कुछ अजीब और गरीब एनर्जीज जो है उनका इमरजेंस शुरू हो गया है। इसी शॉट में हम देख सकते हैं कि जब सलमा एजेक हमें बता रही होती है तो हमें यहाँ पे कुछ जो है एनर्जीज नजर आती हैं बिल्डअप होते हुए, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की कलर्स में हमें नजर आ रही हैं और इसी तरह हम देखते हैं कि अर्थ की तरफ ऊपर स्पेस से जो है मीटेरॉइड जैसी कोई चीज आते हुए गिर रही है। अब इन इटर्नल्स को एक साथ मिलना पड़ रहा है और हम देखते हैं कि अगले शॉट में हमें एक बहुत बड़ी सी सुनामी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर जो है वो अकर होना शुरू हो गए हैं और उसकी सारी की सारी वजह ये बताई जा रही है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि अचानक जो पॉपुलेशन गायब हुई है वो अचानक वापसी लौट कर आ गई है और इतने सारे लोग जब अचानक वापसी आएंगे अर्थ के ऊपर तो इस तरह के खतरनाक डिजास्टर्स तो होंगे ही। तो मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो स्नैप वाला चक्कर है जो कि हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखा था कि जिस तरह एवेंजर्स सारे के सारे लोगों को वापसी लेकर आते हैं, ये मार्वल के ऊपर अब बहुत आगे तक जो है इम्पैक्ट डालने वाला है। इसके बारे में हम ऑलरेडी फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के ऊपर देख चुके हैं। उसमें पूरी की पूरी हमें इसी चीज़ के ऊपर एक कहानी बनाई गई थी कि किस तरह से GRC जो है वो उन लोगों को मदद दे रही है जो कि अचानक लौट आए हैं और उसमें पूरा का पूरा प्लॉट जो था बेसिकली उसका एक मेन हिस्सा जो था ये स्नैप थी। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इटर्नल्स जो बेसिकली इतने सालों से छुपे हुए हैं अब उनका आखिरकार वापसी आने का रीजन भी यही है कि जो स्नैप से लोग इतने ज्यादा वापसी आ चुके हैं। और इसी तरह एकारिस वहाँ पे एजेक से पूछता है कि आखिरकार हमारे पास इन सबको रोकने और ठीक करने के लिए कितने दिन है, तो वहीं से सलमा है कि एजेक बता दी कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। अब हमें ये नहीं बताइए कि 7 दिन में बेसिकली क्या होने वाला है, कि अर्थ इसी तरह के नेचुरल डिजास्टर से बर्बाद हो जाएगी या कुछ एनर्जीज जो इमर्ज हो गई है उन्होंने किसी और बीइंग को अट्रैक्ट कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली डिविएंट्स या फिर उससे भी ज्यादा जो मेरा गैस जा रहा है वो सेलेस्टियल्स। ये हो सकता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अचानक एनर्जी को देख के सेलेस्टियल्स की नजर वापसी अर्थ के ऊपर आ गई और वो शायद दोबारा अर्थ के ऊपर आ रहे हैं अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को कंडक्ट करने के लिए, या फिर जब इतने सारे ह्यूमंस अचानक वापसी लौट कर आए हैं और जो 5 सालों के अंदर ह्यूमंस चले गए थे तो उनकी जगहों पे जो है डिविएंट्स आ चुके थे और डिविएंट जो है वो छुप के रह रहे थे, लेकिन अब अचानक जब इंसान वापसी लौट आया है तो डिविएंट्स के पास कोई और जगह नहीं है छुपने के लिए, तो वो निकल के सामने आ रहे हैं और इसी वजह से शायद इटर्नल जो है दोबारा से रीग्रुप हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले ट्रेलर के अंदर आपसे बात करी थी कि शायद हो सकता है कि इन इटर्नल्स की जो है मेमोरीज को वाइप कर दिया गया हो स्प्राइट के जरिए, जिस तरह कॉमिक बुक का एक स्टोरी आर्क है, लेकिन ये देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी इटर्नल की मेमोरीज वाइप आउट नहीं किया गया है, बल्कि ये सारे के सारे इटर्नल्स अपनी मर्जी से ही अपने अपने रस्तों पे थे। इसी के बाद अगले शॉट में हम सारे के सारे इटर्नल्स को देख सकते हैं कि वो अपने होम बेस के अंदर बैठे हुए हैं और इसी तरह देखते हैं कि सर्सी यहाँ पे किसी को बता रही होती है कि किस तरह से वो इटर्नल्स हैं और वो यहाँ पे अर्थ के ऊपर तकरीबन 7000 साल पहले आए थे। और अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इटर्नल्स का जो शिप है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है या सूरज से निकल रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमें यहाँ पे जो इटर्नल्स का ओरिजिन थोड़ा सा चेंज करके दिखाया जाने वाला है। जिस तरह हमने देखा था कि कॉमिक्स के अंदर दरअसल इटर्नल्स को बनाने के लिए सेलेस्टियल जो है वो अर्थ के ऊपर आते हैं तकरीबन बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले, और वहां से वो कुछ ह्यूमंस को ही उठाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको इटर्नल्स, डिविएंट्स और नॉर्मल ह्यूमंस के इवोल्यूशन वाले प्रोसेस में छोड़ देते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के कि दरअसल सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को कहीं और बनाया है, उनको कहीं और से लेकर आए और उन्होंने अर्थ पे उनको छोड़ दिया। और यहाँ पे सरसी उनको यही बता रही होती है कि किस तरह से हमारा जो काम था अर्थ के ऊपर, हमारा सिर्फ एक ही काम था कि हमें जो है ह्यूमंस को डिफेंड करना है डिविएंट से। और इसी तरह हमारे पास जो है इस ट्रेलर के अंदर अपना पहला लुक दिया जाता है डिविएंट्स की तरफ, जो कि हम देख सकते हैं कि अजीब व गरीब रेप्टाइल जैसे यहाँ पे हमें जानवर नजर आ रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे डिविएंट समंदर से निकल के आ रहा होता है जो कि काफी बड़ा सा है, तो वहीं पे जो है इकारिस हमें एक्शन के अंदर नजर आता है पहली बार, जहाँ पे हमने उसको अपनी लेजर बीम्स और सुपर स्ट्रेंथ और फ्लाइट एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए देखा। तो ये देख के बिल्कुल आपको सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही होगी और वो आनी भी चाहिए, क्योंकि इकारिस की तकरीबन सारी की सारी जो पावर्स है वो सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती हैं। उसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो सुपरमैन से कहीं मुकाबले की ही है।
और इसी तरह हमारी कहानी यहाँ पे शिफ्ट होती है सर्सी के पास, जो कि सारी की सारी बातें किसी और को नहीं बल्कि डेन विटमैन को बता रही होती है, जो कि दरअसल इस मूवी के अंदर ब्लैक नाइट का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि मार्वल का एक और जबरदस्त किस्म का हीरो है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डेन विटमैन यही सवाल करता है उनसे कि आखिरकार तुम लोग इटर्नल्स हो, दुनिया में को बचा सकते हो, तुम लोग के पास इतनी पावर्स हैं, तो तुम लोगों ने आखिरकार थेनोस वाली फाइट में मदद क्यों नहीं करी, या फिर उससे पहले जो कोई और भी फाइट हुई उसके अंदर तुम लोगों ने क्यों नहीं हिस्सा लेने की कोशिश करी। तो यहीं पे मैं फ्लैशबैक में वही एक बैटल दिखाई जा रही होती है जब वही सवाल करता है जो हमने पिछले ट्रेलर के अंदर भी देखी थी, जहाँ पे हर तरफ आग लगी हुई है और यहाँ पे कुछ इटर्नल्स खड़े होकर इस पूरे के पूरे तमाशे को देख भी रहे हैं। तो सर्सी वहां से कहती है कि हमें जो है इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि हम किसी भी ह्यूमन के मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे, ना ही उनके लड़ाई झगड़ों में, जब तक उसके अंदर डिविएंट्स इन्वॉल्व ना हो। और वहीं से डेन विटमैन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये इंस्ट्रक्शंस किसने दिए थे। तो वहीं से सर्सी अगली बार उसका जवाब तो नहीं देती, लेकिन हमें एक बहुत ही ज्यादा ऑसम शॉट देखने को मिलता है एक सेलेस्टियल का, जो कि मेरी नजर में जहाँ तक मैंने गैस करा ये अरशिम द जज है, जो कि इन सारे के सारे सेलेस्टियल्स का लीडर है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली यही बता रही है सर्सी कि उनको जो है सेलेस्टियल्स ने ऑर्डर दिया है कि वो इंसान की किसी भी लड़ाई के अंदर कोई इंटरफियर नहीं करेंगे जब तक डिविएंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। लेकिन मजेदार बात यह कि अगर हम कॉमिक्स के पन्नों को पलटे तो हमें पता चलता है कि थेनोस जो है वो दरअसल एक इटर्नल है, लेकिन वो सारे के सारे इटर्नल से इसलिए इतना ज्यादा अलग दिखता है क्योंकि उसके अंदर एक डिविएंट जीन भी मौजूद है। जिस तरह ह्यूमंस के बीच म्यूटेंट्स पैदा होते हैं तो वो थोड़े से अलग एबिलिटीज के साथ होते हैं, इसी तरह थेनोस एक पहला ऐसा बीइंग था जो कि दरअसल इन इटर्नल्स के बीच एक डिविएंट पैदा हुआ था। इसी वजह से वो इतना अलग दिखता था, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी और वो इतना खड़ूस टाइप का था। तो देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर थेनोस भी एक इटर्नल डिविएंट हाइब्रिड माना जाता है। तो अगर ये बात को भी हम यहाँ पे रखें तो तब भी इटर्नल्स को उसके मामले में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए था। तो ये हो सकता है कि शायद यहाँ पे थेनोस के ओरिजिन को, इटर्नल्स के ओरिजिन को थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज किया गया है, जिस वजह से उसको डिविएंट वाली फॉर्म से शायद अलग कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि इकारिस यहाँ पे बोलता है कि हमें और अपने दूसरे भाइयों को ढूंढना होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि सर्सी बताती है हम में से तो कुछ ऐसे कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो है पिछली कई सेंचुरीज से एक दूसरे को नहीं देखा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ट्रेलर के शुरू में कि अभी सारे के सारे इटर्नल्स अलग हो चुके थे और अपनी अपनी मर्जी की अपनी जिंदगी गुजार रहे थे अलग अलग जगहों पर दुनिया भर में, क्योंकि अब डिविएंट्स वाला खतरा जो है वो काफी टाइम से ढल चुका था। अब डिविएंट्स सामने नहीं आ रहे थे और इनको ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, और उनका यहाँ पे सिर्फ एक ही काम था कि उनको डिविएंट्स को रोकना है, उसके अलावा इनका यहाँ पे कोई रद्दो अमल नहीं होना चाहिए। सेलेस्टियल्स ने ये बहुत स्ट्रिक्टली इनको बोला था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें अलग अलग इटर्नल्स को दिखाया जा रहा होता है जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ये सारे के सारे इटर्नल्स एक दूसरे से मिलेंगे। और इसी तरह किंगो जो है वो एक बॉलीवुड एक्टर बना हुआ है, जिसको हमने लास्ट ट्रेलर के अंदर देखा था कि वो काफी एक्टिंग और डांसेस वगैरह कर रहा है इंडियन स्टाइल के अंदर। तो ये सारे के सारे इटर्नल्स दोबारा से रीग्रुप होंगे अपने इस नए खतरे के लिए जो कि 7 दिन के अंदर होने वाला है। इसी तरह हमें यहाँ पे अपने सारे इटर्नल्स का जबरदस्त किस्म के अलग अलग लुक्स मिलते हैं, जहाँ पे हम स्प्राइट को अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ पे जो है थीना के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा औसम तरीके से फाइट करते हुए देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे गिलगामेश से मुकाबला कर रही है, और ये वो मूवमेंट होगा जब इनका रीयूनियन हो रहा होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फेस्टोस जो है बेसिकली ड्रूक से उसको बोल रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इस प्लेनेट को कभी नहीं बचाओगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रूक जो है वो थोड़ा इनसे अलग टाइप का है, लेकिन हम देखते हैं कि ये बेसिकली वो एक सरकाज़म था। और यहाँ पे मक्कारी के कैरेक्टर को भी हम देख सकते हैं जो कि ड्रूक के साथ खड़ी हुई है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फेस्टोस होता है बेसिकली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी उसी शिप को इमर्ज करता है जिसमें वो बैठ के यहाँ पे आए थे, और मेरे ख्याल से यही शिप जो इनका बेस ऑफ ऑपरेशन भी है। यहाँ पे कोई हमें ओलंपिया जैसी सिटी नहीं देखने वाली है, बल्कि यही शायद जहाज होगा पूरा जिसके अंदर इटर्नल्स अपने सारे के सारे काम करते हैं, क्योंकि ये जहाज बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलेस्टियल्स ने ही इनको बना के दिया था, और जो कुछ भी इटर्नल्स का मौजूद है वो इस जहाज के अंदर ही है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब सारे के सारे इटर्नल्स दोबारा से रीअसेंबल्ड होते हैं मॉडर्न डे के अंदर, तो फेस्टोस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस जहाज को निकालता है जो कि कहीं मिट्टी के अंदर दफन हुआ है। और बेसिकली ये वही जगह है जिसको हमने पिछले ट्रेलर के अंदर भी देखा था, जो कि हमें कंस्ट्रक्शन साइट जैसी लग रही थी। तो ये वही जगह होगी जहाँ पे इटर्नल्स ने अपना जहाज को छुपाया होगा, और मोस्ट स्पेसिफिकली शायद ये फेस्टोस का काम हो, क्योंकि फेस्टोस देखने से ऐसा लग रहा है कि वो इटर्नल्स की सारी टेक्नोलॉजी वगैरह को जो है हैंडल करता है। और कॉमिक्स के अंदर भी फेस्टोस का रोल कुछ ऐसा ही है कि वो एक तरह का इंजीनियर होता है इटर्नल्स के लिए। और इसी तरह हमें वही शॉट नजर आता है जो हमने लास्ट ट्रेलर के अंदर देखा था, लेकिन अब इसका थोड़ा सा हमें मतलब समझ में आ रहा है। बेसिकली ये तब का शॉट है मॉडर्न डे के अंदर जब सारे के सारे इटर्नल्स दोबारा एक साथ जो है रिफॉर्म हो गए हैं और अपने उन कॉस्ट्यूम के अंदर लौट आए हैं जो कि वो कभी पहना करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक पुराना जमाने का शॉट नजर आता है जहाँ पे हम सर्सी इकारिस को देखते हैं कि वो इंसानों के साथ काफी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप सर्सी के कॉमिक बुक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि सर्सी जो है वो सारे के सारे इटर्नल्स में सबसे ज़्यादा इंसानों के करीब रहना पसंद करती है। वो इंसानों के साथ इंसानों की तरह ही रहना सबसे ज़्यादा पसंद करती है, वो इंसानों के साथ प्यार करना ज़्यादा पसंद करती है। और मुझे लगता है कि डेन विटमैन का कैरेक्टर जो होने वाला है उसके साथ जो है बेसिकली सर्सी का यहाँ पे रिलेशनशिप चल रहा होगा, और तभी वो इंसानों के बीच रह रही है। और जब अब ये सारी की सारी मुश्किल आई है तो इसी वजह से वो ब्लैक नाइट का जो कैरेक्टर है
उसको ये सारी की सारी बातें बता रही है ताकि इस फाइट के अंदर वो भी उनका साथ दे सके। और इसी तरह हम अगले पल एक शॉट देखते हैं बहुत जबरदस्त किस्म का, जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बस जो है वो यहाँ पे आके सरसी की तरफ गिर रही होती है, लेकिन वो अपनी इस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बस को उन फूल की पत्तियों में बदल देती है। तो दरअसल आप इसको कोई मैजिक मत समझिएगा, बल्कि ये सरसी की पावर्स ही हैं ट्रांसमुटेशन की। ये किसी भी चीज़ का जो है मैटर्स को मैनिपुलेट करके उसका अपीयरेंस चेंज कर सकती है, और यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। और इसी तरह हमें एक और शॉट नजर आता है सरसी का, जहाँ पे वो एक वॉल के पास जाती है, उसको हाथ लगाते ही एकदम उसमें अंदर ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो एक्जैक्टली ये चीज़ के बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये है क्या चीज़, और हो सकता है कि शायद यहाँ पे ये हमें सिर्फ सरसी की पावर्स को डिफाइन करने के लिए दिखाया जा रहा हो ये भी। और इसी तरह देखते हैं कि एक और शॉट में अगले पल वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का जो है वोल्केनो फटता है, और उससे वो खतरनाक किस्म के डिजास्टर्स होना शुरू हो गए हैं, जिसके बारे में एजैक ने बात करी थी। इसी तरह हम एक और पुराना फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, और ये पुराना इसलिए है क्योंकि आप पीछे अगर गौर करें तो हमें यहाँ पे टेंट्स और वही सारे पुराने जमाने के लोग नजर आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे किंगो बेसिकली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस एक डिविएंट से लड़ रहा है। और इसी के बाद हमें जो है यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म के अपने एक सेलेस्टियल का फर्स्ट लुक नजर आता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो किसी किस्म की कॉस्मिक एनर्जीज के साथ खेल के किसी चीज को बना रहा है, और ये शायद वही मोमेंट है जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे सेलेस्टियल और डिविएंट्स के ऊपर। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे साथ में बैकग्राउंड के अंदर क्रो की आवाज सुन रहे होते हैं, जो कि इस मूवी का मेन विलन भी है और वो डिविएंट्स का लीडर होने वाला है, और वो यही कहता है कि तुम लोग जो हर चीज को नहीं बचा सकते हो। और वहीं अगले पल हम थीना को देखते हैं कि वो यहाँ पे जबरदस्त किस्म के डिविएंट से मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ पे हमें सारे के सारे इटर्नल्स अपनी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हम गिलगामेश को देखते हैं कि उसके पास जबरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ मौजूद है, और उसके जरिए वो उस डिविएंट को उठा के काफी दूर फेंकता है। यही हम मकारी को देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से अपने सुपर स्पीड को इस्तेमाल करते हुए एक स्पीडस्टर की तरह यहाँ से वहाँ भाग रही है। वहीं पे हम इकारिस के कैरेक्टर को देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी लेजर बीम्स को इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा इन सारे के सारे शॉट्स के अंदर कि इकारिस के जो लेजर बीम वाले शॉट हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं और देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहे हैं। और इसी तरह हमें यहाँ पे जो है डिविएंट के लीडर क्रो का भी फर्स्ट लुक नजर आता है, जहाँ पे उसने थीना को कैद कर लिया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि उसके पास शायद माइंड मैनिपुलेट करने की कुछ पावर्स मौजूद हैं, जिस तरह वो थीना को पकड़ के यहाँ पे उसके साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। और यही हम अगले शॉट में एक और देखते हैं कि जहाँ पे एक और डिविएंट सामने निकल कर आ चुका है और इकारिस उससे मुकाबला कर रहा है। अभी शायद तब की बात होगी जब सारे के सारे इटर्नल्स एक साथ रीग्रुप ना हुए होंगे और इकारिस को अचानक एक डिविएंट नजर आ गया होगा दुनिया के अंदर, और इसीलिए वो अपने कॉस्ट्यूम के अंदर नहीं बल्कि इंसानों वाले कपड़ों के अंदर है। और इसी के बाद जाके शायद इकारिस पता करना शुरू करेगा और एजेक उससे जाके मिलकर सारी की सारी कहानी बताएगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिविएंट्स भी वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा हल्के नहीं हैं जितना उनको कॉमिक्स में दिखाया जाता है। मतलब कॉमिक्स में उनको बहुत ज्यादा कमजोर दिखाया जाता है और एक चमाट के अंदर वो तकरीबन ढेर हो जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इकारिस जैसे इटर्नल को टक्कर दे रहा है, जो कि इटर्नल्स का सबसे ज्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल पावर हाउस है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इकारिस दोबारा से जो है अपनी इसी लेजर बीम्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इकारिस और लेजर बीम्स का जो कॉम्बिनेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है, और तकरीबन हम ट्रेलर के अंदर इसको 3 से 4 बार देख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि मूवीज के अंदर हम इसको कुछ ज्यादा ही देखने वाले हैं, और मैं इसको 100 दफा भी देखने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेलर खत्म होता है और हमें यहाँ पे एक जो है फनी सीन देखने को मिलता है। तो वहीं से कारिस बोलता है कि तुमने अपने सेव हाउस को काफी ज्यादा परफेक्ट बनाया है, और अगले पल वो बोलता है वहाँ पे टेबल के ऊपर वॉर करते हुए कि आखिरकार ये टेबल किस चीज का बना हुआ है, वाइब्रेनियम का। और वहीं पे जब वो अपना हाथ मारता है तो वो टेबल वहीं टूट जाता है, लेकिन फेस्टोस बोलता है कि नहीं, ये फॉल कलेक्शन आइकिया से लिया है मैंने। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें छोटा सा एक रेफर दिया गया है वाइब्रेनियम का। तो इसका मतलब ये है कि इटर्नल्स जानते हैं कि वाइब्रेनियम क्या चीज़ है और वो कितनी ज़्यादा मजबूत है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ के ऊपर जो वाइब्रेनियम आके गिरा था उसके पीछे कुछ इटर्नल्स के ही लेना देना हो। मतलब इस मूवी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इटर्नल्स पिछले 7000 सालों से अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। वो अर्थ के ऐसे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर शामिल थे जो कि हमें नहीं दिखाई गए, और अब बताया जाएगा कि बैकग्राउंड में ये सारे का सारा काम इटर्नल्स ने ही किया था। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस मूवी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत कुछ नजर आएगा, हमें हिस्ट्री चेंज होते हुए नजर आएगी इटर्नल्स के नज़रिए से। तो अगर अभी के लिए मैं इस ट्रेलर के ऊपर डिस्कशन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सवाल मौजूद हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं और कुछ चीज़ें मुझे पसंद भी आई हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इस ट्रेलर की वो ये लगी है कि यहाँ पे जो इकारिस का पूरा लुक दिया गया है उसकी लेजर बीम्स वाला, वो मुझे इस ट्रेलर के अंदर बहुत ही पसंद आया है। लेकिन एक और चीज़ जिसकी बारे में मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूँगा वो मैंने पिछले ट्रेलर में भी करी थी कि इस मूवी की जो टोन है, जो कलर ग्रेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लो रखी गई है, और शायद क्लोई ज़ाओ का स्टाइल ही ऐसा है जिस वजह से उन्होंने इसको ऐसा लुक दिया है। क्योंकि अगर आप मार्वल की पिछली किसी भी मूवी को उठा के देखें और इस मूवी को कंपेयर करें तो ये दोनों लुक आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेंगे। इसका लुक जो है बहुत ज़्यादा डार्क है और थोड़ा बहुत जैक स्नाइडर टाइप का हमें लग रहा है, जबकि इटर्नल जो है कॉमिक्स के अंदर एक कलरफुल बीइंग्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको इस मूवी को जो है डार्क बना देना चाहिए था। अगर वो किसी और कैरेक्टर को लेकर डार्क करते तो वो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन इटर्नल्स जाने ही अपने कलर्स की वजह से जाते हैं। इसी तरह यही सेम शिकायत मैं यहाँ पे सेलेस्टियल्स के लुक के ऊपर भी करूंगा कि सेलेस्टियल्स को भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डल बनाया गया है। सेलेस्टियल्स भी बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, वो जब स्क्रीन के ऊपर होते हैं तो वो पॉप करते हैं,
जिस तरह हमने उसको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के अंदर देखा था। लेकिन यहाँ पे सेलेस्टियल्स के डिजाइन को भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है और उसके कलर ग्रेडिंग जो है मैं ये कहूँगा कि उसमें थोड़ी सी सैचुरेशन अगर डाल दें तो सारा काम सेट हो जाएगा। बाकी इसकी CGI वगैरह जो बिल्कुल टॉप नॉच लग रही है, जिस तरह से वो अपनी कॉस्मिक एनर्जीज को चैनल करते हुए अपने वेपन जनरेट कर रहे हैं, अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नजर आ रहा है। तो अभी के लिए तो यही कहूंगा कि इस मूवी के जरिए हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार डिविएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, 7 दिन के अंदर ऐसा कौन सा खतरा होने वाला है और ये डिविएंट्स अचानक सामने क्यों नजर आना शुरू हो गए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जो मेरी थ्योरी है कि यहाँ पे जो डिविएंट्स का लीडर हमें क्रो दिखाया गया है वो दरअसल इस पूरी की पूरी मूवी का मेन विलन तो होगा ही, जो कि सारे के सारे डिविएंट्स को लीड कर रहा होगा। लेकिन इस मूवी का जो असल विलन होने वाला है, जो एक्चुअल विलन, जो सेकंड विलन मार्वल की हर मूवी के अंदर मौजूद होता है, वो दरअसल कोई और होगा और वो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हो सकती है। मेरा जहां तक अंदाजा है कि वो सेलेस्टियल या कोई एक सेलेस्टियल होना चाहिए, क्योंकि इटर्नल्स एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस है। वो छोटे मोटे गुंडे को पकड़ने के लिए हमारे सामने स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा ही खतरा होगा तो तभी शायद इटर्नल्स को सामने लाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि जब इटर्नल्स को लाया गया है, उनको इतना पावरफुल दिखाया गया है, तो फिर उनका जो एनिमी है वो भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि क्रो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एक डिविएंट ही है और डिविएंट हमेशा इटर्नल्स के हाथों मारे ही जाते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इटर्नल्स के मुकाबले में एक ऐसा तगड़ा विलन होना चाहिए जो कि एक वर्थ इट विलन हम मान सकें, और मेरे हिसाब से वो सेलेस्टियल्स ही हो सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि इस ट्रेलर के अंदर मैंने जितनी चीजें मैं नोट करी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। कुछ थ्योरीज वगैरह, कुछ रिव्यूज वगैरह मैंने अपने शेयर करे ट्रेलर के हवाले से। तो आप मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है और आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि नवंबर के अंदर इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा और उसमें कोई डिले नहीं आएगा, क्योंकि पहले ये मूवी तकरीबन 1 साल डिले हो चुकी है। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय करने के लिए। और अगर आप इटर्नल्स की कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी इटर्नल्स की काफी ज्यादा कॉमिक बुक्स कवर कर चुका हूँ, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।